दोस्तों नमस्कार। बंगाण क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक विरासत है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को संवारने के लिए, बचाए रखने के लिए संवेदनशील है और निरंतर प्रयासरत भी है। हमने बंगाण क्षेत्र की संस्कृति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 2 वीडियो तैयार किए हैं, जिसका पहला भाग आप देख चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि बंगाण क्षेत्र के जो नृत्य हैं जैसे हारुल, नाटी आदि क्या होते हैं और वो किस तरह से कब कब गाए जाते हैं, उदाहरण सहित आपने देखा। इस सीरीज के दूसरे और अंतिम वीडियो में आज हम बात करेंगे बंगाण क्षेत्र के जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, जो यहाँ पर विश्व मेला आयोजित होता है, उन सब के विषय में जानकारी हम लेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो बंगाण की संस्कृति भाग 2। और हाँ, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो मनोरंजन से ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, तो अगर हम अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को बांटें तो निश्चित रूप से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है ये संवर्धित होगी, आगे बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं वीडियो बंगाण की संस्कृति भाग 2। एक ये जो कपड़े होते हैं तो पुरुष क्या क्या कपड़े पहनते हैं? यहाँ की ड्रेसिंग बड़ी सीधी सादी है जी हमारी जी। पर थोड़ा सा हम ऐसी जगह में बसे हुए हैं कि इधर हिमाचल का बॉर्डर है, इधर हम बावर जौनसार से लगे हुए हैं और इधर पर्वत से भी है। तो एक्चुअली हमारी जो संस्कृति भी वो बड़ी मिक्स टाइप की है। यहाँ हिमाचल का पुट भी है, जौनसार बावर का भी मिलेगा आपको, पर्वत का भी मिलेगा। और पहनावा हमारा ऐसे जो पुराना जो कल्चर है, कोट पहनते हैं, बिंडी का कोट पहनते थे, कपड़े का भी पहनते हैं, पैजामा, कमीज, सदरी और किश्तीदार टोपी। ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको हमने पहनते हुए देखा है और पहनते थे। और अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ये हो गया कि किश्ती टोपी लगभग लोप ही हो गया, बहुत कम दिखती है। किश्ती टोपी मतलब जो हाँ थोड़ी नेहरू वाली जो टोपी है। अच्छा। तो वो कुछ लोगों को अभी भी दिखती है, अभी भी कुछ बुजुर्ग हमारे यहाँ है जो इसको पहनते हैं। और अब अधिकतर ये जो मैंने भी पहनी है ये बिशहरी टोपी के नाम से थोड़ा अब ये रिवाज जैसा बढ़ गया। ये बुशहर से चलती है, अब इसमें बिशहरी और किन्नौरी 2 तरह का है। उसका थोड़ा भेद है, वो बिशहरी में थोड़ा ये किनारे में टांका लगा रहता है और किन्नौरी में ये खुले रहते हैं ऐसे किनारे को। और कुछ धागे का भी है, वो इकोरा और दोहरा वाला। तो अब लोग इसको भी थोड़ा शौकिया तौर पर पहन लेते हैं। और बाकी वैसे पर्टिकुलर नहीं है कि भाई आपको पहनना ही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अब भी अधिकतर लोग इसी में आ गए कि कमीज पैंट हो गई और वास्कट का भी रिवाज है थोड़ा बहुत। हाँ, लगभग वास्कट ये है कि आपको सर्दी गर्मी दोनों ही सीजन में पहनी हुई। और महिलाओं का सर? महिलाओं का यहाँ पंजाबी ड्रेस है ये लगभग। अच्छा। ये सलवार और कुर्ता पहनते हैं और सदरी भी पहनते हैं। उनकी थोड़ी वास्कट दूसरी तरह की होती है और ढाटू पहनते हैं। बाकी अपना कोटी वगैरह हो गई। और एक वैसे जो इस समय का है, अच्छा इससे पहले जो था वो हमारे यहाँ वो होता था, एक पजामा होता था टाइट जैसा और ऊपर से उसको झुड़की बोलते थे। अचकन यहाँ वो झुड़की टाइप की होती है। और एक उसमें जो कमर में बांधने के लिए जो पर्वत में, जो अभी पर्वत में भी चलता है। हाँ जी। अच्छा, वही। पर सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि उनकी अचकन यहाँ ये जगह काफी खुली रहती है। अच्छा। जब वो यहाँ से जो लपेटा रहता है उसमें उसका बटन यहाँ फंसाएंगे तो ये जगह खुली रहती है। और हमारे यहाँ जो होगा वो बिल्कुल सटीक, वो पूरे बटन यहाँ तक पूरे लगेंगे और वो भी लगा रहेगा, भले उसको कोई लगा के रखे ना रखे। तो इतना फर्क है हमारी। वो थोड़ा हिमाचली पैटर्न आ गया हमारी जो झुड़की है, जिसको हम झुड़की बोलते हैं, अचकन ही हुई वो। अच्छा, गहने आपके यहाँ महिलाएं कौन कौन से गहने, जैसे सर पे क्या क्या पहनती हैं? वैसे हमारा एक चाक बांधा जाता है पीछे, जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो जूड़ा बनता है उसमें कोई सोने का भी पहनते हैं, कोई चांदी का भी पहनते हैं। सिर का तो वही है। और आगे जो मांग टीका वगैरह वो तो बिल्कुल लगभग उसी समय पहना जाता है जब शादी ब्याह का कोई ऐसा हो। और बाकी कान में हमारे यहाँ एक उसको मुर्की बोलते हैं हम,
सोने का होता है उसको पहनते हैं, और टॉप्स जिसको कहते हैं, कर्णफूल जो है वो भी पहना जाता है, और एक बाली भी पहनी जाती है। और फिर ये जो कान का ये ऊपर जो घुमावदार जो ये जगह होती है, अब जो आजकल की महिलाएं हैं, नए ज़माने की कहूँगा उनको मैं, वो तो नहीं, पर जो हमारी बुज़ुर्ग माताएं थी उनके यहाँ से यहाँ तक इसमें छेद होते थे सारे में, और उसमें अपनी हैसियत और उसके औकात के हिसाब से कोई सोने के पहनते थे, कोई चांदी की भी लगाए रहते थे, पर अधिकतर उसको कंतावड़ी बोलते थे, और वो 4-5 होती थी संख्या में, यहाँ से यहाँ तक सोने के छल्ले। हाँ, छल्ले टाइप के वो, और थोड़े बड़े भी होते थे। अच्छा, और पुरुषों में भी था ये पहले, ये कान छेद करके उसको दुरेटू बोलते थे, वो सोने के होते थे। बल्कि अभी भी इधर दड़गान गांव की तरफ एक बुजुर्ग है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो हमारे जब मैं ब्लॉक में सर्विस करता था तो आते रहते थे वहाँ, वो अभी भी पहन के रखते हैं। तो सोने के होते थे वो, हमारे बुजुर्ग लोग उनको पहनते थे। पर अब उस समय थोड़ा ये फोटोग्राफी का इसका वो इतना क्रेज़ नहीं था हमारे पास। उन अपने बुजुर्गों के ऐसे फ़ोटो भी नहीं है जिसमें हम ये दिखा सके कि भाई ये लोग ऐसा पहनते थे या करते थे। और एक चांदी का कड़ा भी पहनते थे हमारे बुजुर्ग लोग, चांदी का कड़ा होता था हाथ में, और बल्कि दोनों ही हाथों में होते थे। और अब भी चलो, अब फैशन के तौर पर कुछ अब भी बच्चों ने पहनना शुरू कर दिया है, एक एक कड़ा अब भी पहनते हैं कुछ लोग। पर जो बुजुर्गों के, तो पुरुषों में तो हाथ की अंगूठी और वो कान के वो दुरेटू बोलते थे उनको, दुरेटू, हाँ, काफ़ी बड़े साइज के होते थे सोने के, और हाथ में चांदी के कड़े। तो पुरुषों के तो यही वो थे आभूषण। और महिलाएं तो आपके वो कान के हो गए, नाक में एक फुल्ली होती थी, वो बड़े साइज की होती थी, एक तिल्ली कहते थे उसको, थोड़ी छोटी जो कोका जो होता है वो होता था। गले में एक तिमानियाँ बोलते थे उसको, अभी भी बोलते हैं, अभी पहनते हैं। साइड में उसमें थोड़े वो दाने बुने रहते हैं, और बीच में वो 3 या 5 आकृतियाँ रहती है ऐसी उभरी हुई, हाँ, मणियाँ जैसी। वो तिमणियाँ मतलब उसका नाम इसीलिए भाई 3 मणियाँ अधिकतर होती है उसमें, 3, इसलिए उसका तिमणियाँ ही पड़ गया उसका नाम। और फिर एक चंद्रहार भी चलता था, और चांदी के वो अभी भी शायद कुछ लोगों के यहाँ अभी भी रखे हैं, पहनता तो कोई नहीं। वो काफ़ी लंबा होता है, नाभि तक आता है, चौड़ा पट्टा होता है इतना, और नीचे उसमें एक आयत टाइप का या कोई वर्ग टाइप की एक आकृति रहती थी, तो वो चंद्रहार भी पहनते थे। हाँ, और फिर एक अब तो नहीं मिलता देखने में, पर्वत में मिल जाता है, एक चांदी का ही कुछ ऐसा होता था कि वो पीछे भी लटकता था, और इधर यहाँ ढाटू जो पहनते हैं उसमें यहाँ फंसा देते थे, और वो इधर साइड से झूलता था। बल्कि मेरे पास एक बुजुर्ग महिला का फ़ोटो है अपने कलेक्शन में, तो वो काफ़ी सजी धजी हुई थी, पूरे गहनों से मैंने वो फ़ोटो ले रखा उसका। तो इधर सारा वो ऐसे पूरा भरा रहता था, तो मतलब कोई भी जगह खाली नहीं बचती थी। और हाथों में वो होते थे, नाम पौंची बोलते, हाँ, बाजूबंद या कुछ इस तरह से, वो यहाँ से यहाँ तक के लगभग जैसे उसमें दिखाते हैं राजपूताना, इसमें जो पुरुषों के वो लड़ने के लिए पहने रहते हैं, तो उस तरह के कुछ महिलाओं के भी पहने रहते थे जी। वो यहाँ तो अपने यहाँ देखने को नहीं मिला, पर पर्वत में मैंने वो देखे। और अब लगभग, हाँ, अब ये लगभग चूड़ा साइज के अभी भी है, इतना चौड़ा सा अभी भी पहनते हैं। बाकी पैरों में पायजेबी पहनती है महिलाएं, और नीचे पैरों की अंगूठियों में भी उनको बिच्छू और पोलड़ी के नाम से बोलते हैं, वो पहनते हैं। बस यही है, ज़्यादा कोई विशेष। अच्छा सर, आपके यहाँ एक और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विधा है विशु के दौरान, ठोठा जी या ठोडा, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, क्या होता है, क्यों होता है? इसमें धनुष बाण का युद्ध होता है, इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा डिटेल में। ये हमारे यहाँ भी होता है, और जब हम बच्चे थे तब से देखते हैं। यहाँ चिवा में हमारे ये महादेव देवता का थान है एक, पूरे बंगाल में 3 थान है, चिवा, भूटानू और बामसू। तो भूटानू में भी होता है और बामसू में भी होता होगा, पर यहाँ चिवा में अक्सर हमने बहुत बार देखा है। तो वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ तो लगभग एक जागटा गांव पड़ता हमारा बगल में, वहाँ से वो लोग 5-7 लोग तैयार होकर के आते हैं। इसमें एक ऊन का पजामा पहनते हैं लंबा चौड़ा सा, और उसकी इतनी सलवटें ले आते हैं कि वो काफ़ी भारी हो जाता है। बाकी आपके धनुष बाण स्पेशल होता है उसका एक। और इसका जो वो है, लगभग ये जो पांडव काल के उससे धनुष बाण के जो युद्ध होते हैं लगभग उससे लिया जाता है। तो यहाँ भी पहले, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ, पर जो लगाव क्षेत्र है वहाँ जो राजपूत लोग हैं, खूंद जिनको कहा जाता है,
तो एक जगह के दूसरी जगह को ये होता था कि भाई वो स्पेशल रूप से इनवाइट किया जाता था उनको कि भाई आप वो धनुष्मान वाला जो ठोठा वो है उसमें आप हमारा मुकाबला करने आएंगे। प्रतिस्पर्धा होती थी, बहुत खतरनाक होती थी। और उसमें फिर नियम भी होते हैं। ये जो आपके घुटने की जो जगह है इससे ऊपर जो तो कतई भी वो बाण नहीं लगना चाहिए। ऊपर को वो गर्मी का मौसम होता है तो लोग एक कमीज पहन के रखते हैं, तो इससे नीचे उनकी वो बचाव के लिए भी कुछ बांधा रहता है। तो उसमें ये बंदिश रहती है कि अगर इससे ऊपर कहीं भूल से या किसी ने जानबूझ के लगा दी तो जो उसके वो खेलने वाले होते हैं उनके एक कमर में वो भी बांधी रहती है पट्टी, और उसमें डांगरा भी रहता है। तो अगर कहीं भूल से लग गए तो सीधे वो इधर से वो बाण का प्रहार होता है तो उधर से वो डांगरे से जवाब मिलता है। कई बार काट मार हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और मुकाबला होता था एक दूसरे में। और हमारे कुछ लोग, ये हमारे जागता के हमारे जजमान लोग हैं, हम लोग पंडिताई भी करते हैं वहाँ, तो वो लोग बताते हैं जो उसके खेलने वाले थे कि इसकी जो दर्द है उस समय महसूस नहीं होती। जब हम आगे मई जून में रुपाई करते हैं उसमें खेतों में जी, उस समय दर्द करता है वो, और बहुत दर्द करता है। अब वो जबकि उनके बचाव के भी काफ़ी साधन किए रहते हैं। और इधर हमने सुना है, देखा तो नहीं, जो हमारा लगा हुआ इलाका है तो वहाँ ऐसे ऐसे धनुर्धर आते हैं कि हमारे पिताजी ने एक बार सुनाया था हमको कि एक आदमी वहाँ ऐसे पहुँच गया, एक बौगी नाम की जगह, वहाँ बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है इसका। तो उसने यहाँ इसमें पड़ता है, यहाँ देवगार में, तो उसने एक शीशी में रंग भरा हुआ था और वो ऐसे लटकाई थी साइड में, और जो बाण मारने के लिए था उसको जब वो मारता था दूसरे को तो पहले बाण को उस रंग की शीशी में डुबा देता था। तो अगर उसने वो बाण मारा उसका मतलब ये था कि जहाँ वो लगता था तो उसका थोड़ा निशान रंग का वहाँ पड़ जाता था। तो उसका टारगेट ये रहता था कि दूसरी बार भी मैं मारूंगा तो उसी जगह में मारूंगा। अच्छा। यानी अपने प्रतिद्वंदी को चित करना है। अब जहाँ एक बार पहले चोट लगे, अगर दूसरी भी वहीं लगेगी तो ज़्यादा घाव करेगी, तीसरी भी वहीं लगेगी तो और ज़्यादा करेगी। तो इस तरह से लोग वहाँ खेलते थे और बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा होती थी। यहाँ भी एक दो नाम बहुत मशहूर थे, एक बहादुर सिंह जी थे कलीज के, और एक चिवा के रोशन सिंह जी थे। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, और हम सुनते थे, देखते थे जब हम बच्चे थे तो बहुत कड़ा मुकाबला होता था। एक लक्ष्मण सिंह जी थे वहाँ के भूटानों के, तो ये माने ठुठोरी कहते थे इनको यहाँ लोकल भाषा में। तो बहुत अच्छा वो होता था यहाँ भी। तो इसमें सर ये आपने कहा कि मुख्य रूप से ये पांडव उससे लिया हुआ है, लेकिन ये देवताओं से कैसे जुड़ा हुआ है? हम देखते हैं, अभी हम देख रहे थे कि देवता अनुमति देगा तब ये खेल होगा, तो देवताओं से क्यों जुड़ा? एक्चुअली ये ऐसे हो गए, हमारे जो देवताओं के कुछ पर्व ऐसे हैं जिनको यहाँ हम लोकल भाषा में खीड़े कहते हैं, कि आपके विषु हो गया और आपके हरियाली हो गई, जो उसमें पत्थर चौथ जो होती है भादों के महीने में, और हमारे सावन के जातर हो गई, और ये क्या कहते हैं विजयदशमी हो गई। तो यहाँ कुछ जहाँ जहाँ में हमारे देवताओं के थान है, यहाँ जहाँ देवता रहते हैं, तो विशेष पर्व की विशेष कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसी पर्व में मनाई जाती है। जैसे हमारी हरियाली होगी तो उस दिन वो जौ की हरियाली बढ़ती है, और आपके वो त्यौहार होंगे तो उस दिन एक खिचड़ी बनती है, उसका भोग बढ़ता है। अब विषु होगा तो ये विषु के ही दिन खेला जाएगा, ये धनुष बाण का खेल उसी दिन खेला जाएगा, आगे पीछे इसको कभी नहीं खेल सकते। तो ये देवता की कुछ पुराने कायदे कानून बने हुए इलाके के लोगों ने बनाए हैं, तो उस हिसाब से ये। तो इसमें एक धनुष हो गया, जी जी, एक बाण हो गया, और इसके अलावा जो पैर में, अच्छा हाँ जी जी, हाथ में डंडा रहता है एक, एक्चुअली जो वो पैर में जो बांधा रहता है ना इन्होंने, एक्चुअली उसमें ऐसा करते हैं ये कि कुछ पेड़ की खाल जैसी उतार देते हैं बाहर से, कुछ जो कायल वगैरह होता है उसका लगभग जितनी ये लंबाई होती है पैर की उतना सा उतार करके उसको अंदर बांध देते हैं। फिर ये जो निवार होता है, जो निवार की चारपाइयाँ होती थी आज तक, जो चौड़ा इतना पट्टा, फिर उसको बांधते थे, उसको कसते थे, मतलब अपने को बचाने के लिए प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम करते हैं। बस वो यहीं तक बांधा जाता है। अब इसके ऊपर बांधेंगे तो वो पैर नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको जब पीछे से जो बाण मार रहा है और आगे वाला पैर हिला रहा है तो पैर इतना भी रखना है कि वो हिला सके। अब वो इतने ज्यादा बांध देगा कि पैर हिलेगा नहीं, तो तब तो निशाना लगेगा। एक मैं सुनता था कि उसमें एक वो होता है कि मतलब सामने वाले योद्धा को चिढ़ाने के लिए कुछ डायलॉग बोले जाते हैं। ऐसा कुछ होता था। वो तो इसका मुख्य वो इतने कठोर व्यंग कसते हैं एक दूसरे पर
कि जो तो सामने खड़ा है उसका तो क्यों नहीं, पर सुनने वालों का कई बार खून खौल जाता है। तो सर कुछ आप लोग तो पुराने बिल्कुल कलाकार हैं, इतने खतरनाक ढंग से बोल देते जी, हैं जी, कि जी। भाई तेने अपनी माँ का दूध पिया है तो तू मेरे को लगा के देख ले, या मैं अपने बाप का शेर हूँ मैंने तेरे को मार दिया। तो इस तरह के वो रहते हैं उनमें ना। तो कुछ आपकी लोकल भाषा में कुछ है आपको ऐसे व्यंग्यात? हाँ कुछ थोड़ा मतलब उसमें अपनी जी, बड़ाई भी करते हैं जी, कि भाई जी, वो जी। क्या कहते हैं, जैसे हम यही जागटा या चिवा का जो मैंने आपको वर्णन किया, जी। तो वो वहाँ वो करते थे कि भाई वो चावड़ू भोरी चोटकी गिवे भोरले गांजे बोली जाऊँ जागारी दिए जयपुर खे सांझे। मतलब वो अपनी जो थाती है उसकी वो कर रहा पहले कि भाई मैं अपनी थाती माता के बलिहारी होता हूँ जिसने ऐसे ऐसे वीर पैदा कर रखे हैं। और फिर जब दूसरे को मारते थे तो उसको फिर बहुत ऐसे शब्द होते थे कि भाई वो आदमी बहुत मतलब डिमोरलाइज होता था और उसका खून भी खौलता था। अब ये राजपूत लोग जो होते हैं इनको पहले तो यही कहा जाता था कि आपस में कटते मरते बहुत थे और ऐसी बातों पर होता था। इनकी छोटी छोटी बात पर किसी ने कुछ बोल दिया तो दूसरे को उसमें चिढ़ आ जाती थी। तो कई बार अगर कोई ऐसे मुकाबला न कर पाए तो फिर धनुष की जगह डांगरा आ जाता था, डंडा आ जाता था, फिर वो मारा मारी हो जाती थी। अच्छा, जैसे विश्व जब शुरू होता है जैसे जी, जी। उसके मुझ में, तो उसमें एक थोड़ा मैं जानना चाह रहा प्रक्रिया शुरू से क्या होती है? जैसे जब विश्व का त्योहार शुरू हुआ, शुरू से लेके युद्ध तक थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए कैसे कैसे होता है। एक्चुअली इसमें 2 दिन मनाया जाता है हमारे यहाँ ना। जी हाँ। पहले दिन को बिशुड़ी बोलते हैं, दूसरे दिन वो साजा हो गया और बिशु भी हो गया। तो पहले दिन तो कोई विशेष नहीं, सिर्फ पकवान पकते हैं। एक मैं थोड़ा सा इसमें वो बताना चाहूँगा आपको कि पहले हमारे ही टाइम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं इस समय 61 रनिंग में हूँ, तो हमने ये देखा कि भोजन की जो व्यवस्था होती थी वो थोड़ी गांव परिवार में बहुत बड़ी ढीली होती थी। हाँ। यानी जो पकवान है वो विशेष पर्वों पर ही बनते थे। कभी संक्रांति आ गई कि हाँ आज बढ़िया सा भोजन बन जाएगा भाई कोई। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि दाल भी कुछ विशेष पर्वों पर पड़ती थी कि अरे आज तो दाल बना दो, बाकी आदमी अपने ऐसे चला लेता था। पर अब तो भगवान की दया से जब से हमने होश संभाला है वो तो ऐसा नहीं देखा, पर सुनने को ज़रूर मिला है कि ऐसा होता था। और ऐसा भी नहीं, मैं खुद जिस इलाके में मैंने सर्विस की है वहाँ मैंने ये देखा है कि अगर मेहमान आ गया, हम किसी के यहाँ चले गए, तो दाल सिर्फ हमारे लिए बनती थी या घर का जो सयाना आदमी है वो हमारे साथ खा लेता था, बाकी लोगों के लिए नहीं होती थी। पर आज तो कुछ ऊपर वाले की कृपा बोलो या जैसा भी कहो, आज तो हो गया कि रोज़ ही त्यौहार है, हर दिन जैसा मर्जी आदमी वैसा बना लेता है, वैसा खा लेता है। पर तो वो मैं अपने उस पर आता हूँ मूल बात पर। तो जो बिशुड़ी होती है उस दिन भी कोई फिक्स पकवान होता है कि भाई उस दिन कुछ बन जाएगा, अच्छा कोई पकवान बनेगा, आप लोगों ने जो भी आए हैं वो खाया पिया, वो हो गया। दूसरे दिन जब बिशु की जो शुरुआत होती है, तो अगर तो किसी बाहर से कोई आदमी नहीं आता है, दूसरे गांव से कोई टीम नहीं आती है, तो वो बात तो अलग है, उसी गांव के हों तो तब तो अपने वो ये देखते हैं कि भाई 9-10 बजे जो गांव का एक होता है ढोल वादक होता है वो अपना बजाना शुरू कर देता है बाहर, और लोग एकत्रित होने लग जाते हैं। और जो उसमें वो खिलाड़ी होते हैं जिनको धनुष बाण का खेल खेलना होता है वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। 1-2 लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई वो बांधना है, उनके कसना है, उनको थोड़ी उनके साथ वो करनी है, क्या कहते हैं, मदद करनी है उनके साथ। पर जहाँ दूसरे गांव से आते हैं तो दूसरे गांव से वो लोग भी अपने टाइम से चल देते हैं। फिर पहले सबसे पहले जो मंदिर होता है, मंदिर में जा कर के इष्ट देवता की वो नमस्कार करते हैं। फिर वहीं से गांव से इष्ट देवता का वो क्या कहते हैं गुणगान करते हैं, फिर वहीं से नाचते हुए चलते हैं। तो अगर रास्ता लंबा हो तो थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर रास्ता तो ऐसे पैदल करना होता है। फिर जब गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ फिर उनका अपने वो हारूल या इस तरह के जो होते हैं गाने वो गाए जाते हैं। फिर आगे आगे वो लोग चलते हैं जिनको वो धनुष बाण का खेल खेलना होता है, पीछे से गांव के सभी लोग होते हैं। फिर मैदान में पहुंच करके वो अपना टीमें तैयार हो जाती है, फिर वो अपने अपने साथी ढूंढ लेते हैं और फिर मेला शुरू। और अंत में समापन जो है देवता की पूजा के साथ। हाँ, बाद में फिर समापन हुआ। फिर अपने वो अपने औजार जो है वो पहने हुए अपने कपड़े उपड़े उनको तो कहीं ठिकाने में जा कर के उतारते हैं, पर थक भी जाते हैं। वो मौसम भी गर्मी का होता है, बैसाखी में होता है ये, तो तब तक काफ़ी गर्म हो जाता है मौसम।
यही है। तो सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपको कोई दो एक आध लाइन लामण की सुना सकते हैं अगर याद हो तो। लामण तो एक्चुअली इससे तो विशु से हाँ, उसका कोई विशु टच से नहीं नहीं, है। अलग से ऐसे ही अलग से। पर वो हमारे ऐसे लगभग जो भी ये हुआ ना सारा जितना भी हमारा ये कल्चरल जो कार्यक्रम है, हाँ इसका मेन जो वो है प्यार। प्यार से ही शुरू हुआ। चाहे आप कविता ले लो, चाहे हाँ। गाने ले लो, इसमें नायक का नायिका के प्रति और नायिका का नायक के प्रति मतलब एक दूसरे को संबोधन या वाद विवाद इस तरह की बातें ही आती है। जी है। तो ये जो लामण भी लगते हैं इसमें भी ऐसा ही होता है। कोई ऐसी चीज़ बताते हैं कि भाई या तो किसी को करना हो अपनी, जैसे वो करता है कि भाई लामण की एक लाइन है कि लाओ लामणो लाओ बीबियो रहोंगे, कोई सुनो ले तीरिया कोई सुनो बाड़ू बतोंगे। यानी मतलब जो गाने वाला वो कह रहा है कि भाई मैं लामण लगा रहा हूँ और अपने पूरे रंग में लगा रहा हूँ, और इसको कोई तो जो खिड़कियाँ बनी होती है दरवाजे उसमें मकानों में, तो उसको लोकल भाषा में तीरी बोलते हैं हमारे यहाँ। कि कोई तो वहाँ से जब सुनेगा कि भाई कोई आदमी गा रहा है तो तीरी से सिर निकाल करके सुनेगा, और कोई बरामदे को हमारे यहाँ तोंग बोलते हैं लोकल भाषा में, कि कोई इतना उसमें बरामदे में बैठ करके वहाँ से सुन रहा होगा। तो गा के सुना सकते हैं, उसको ध्यान हो बाई चांस थोड़ा धुन गा करके इसमें ऐसा होता है पहले कि मतलब जो पहली लाइन और दूसरी आधी ये एक आदमी बोलता है, और जो लास्ट का थोड़ा सा स्टेंजा उसमें पीछे से 2-3 लोग और साथ देते हैं। हाँ साथी लोग हैं तो इस ढंग से साथ दीजिएगा थोड़ा सा। लामण। हाँ आप शुरू करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ ये इसी लाइन को दोहरा देंगे, बाद में बोल देना तुम। लाऊ भी लामणो ए लाऊ भी देवरे भोंगे, कोई सुनो ले तीरिये कोई सुने सुनवा बाड़ुए इसी तरह का चलता है जिसमें वो आगे कोई वो कहता है कि भाई तू बहुत खूबसूरत है, हम तुझे पसंद करते हैं। इस तरह के वाद विवाद इसमें चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी, और धन्यवाद आपके जी। सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।